नीरज जी, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसको पार्टी रिप्लेस करना चाहती है, उसका जो परसेंटेज है वो डेमोक्रेट्स का बड़ा 81% तक चला गया और रिपब्लिकन्स का घट के 23% तक आ गया, जो कहीं ना कहीं 50% तक मेंटेन 2010 तक कर रहा था। आप इस प्रक्रिया को कितना सही मानते हैं और कैसे? देखिए, ये प्रक्रिया जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और जैसा कि आपको पिछले पैनल के लोगों ने कहा कि ये 100-200 साल पीछे जाएं तो इसका कुछ मीनिंग निकलता था, लेकिन आजकल अब आज की जो सिचुएशन है उसमें ये हो रहा है कि पॉपुलर वोट जो है वो उसमें कोई और जीत रहा है और इलेक्टोरल कॉलेज में कोई दूसरा आदमी जीत रहा है जी। इस तरह का डिस्टोर्शन इसमें हो गया है। तो और ये जैसे कि हिलरी क्लिंटन का जब 2016 का इलेक्शन था, हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट जीता, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट न होने की वजह से वो हार गई। तो इस इलेक्शन में भी इलेक्टोरल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट यू कंसिडर इट एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इफ आई मे से। जी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पूर्णिमा जी, आप इसको जी बोलिए सर। इस कॉम्प्लेक्सिटी को आपको एनालाइज करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कम टाइम है, इसलिए मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसमें जब तक अंत में पूरा यूएस जो अथॉरिटीज अनाउंस नहीं कर देती कि इस शख्स ने ये इलेक्शन जीता है, तब तक लोगों को वेट करना पड़ता है। और वहां पर यहाँ पर भी लाइव टेलीकास्ट वगैरह आ रहे हैं। ठीक है। और उसमें अब ये देखना है कि जो बड़े स्टेट्स जो हैं, ये पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या परफॉर्मेंस रहता है और कमला हैरिस का क्या परफॉर्मेंस रहता है। बिल्कुल। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कट्टरपंथी डेमोक्रेट जो है वो अमेरिका का भला नहीं कर सकते हैं और मुझे आपके एक वोट की जरूरत है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी भी स्टेटमेंट आया। पूर्णिमा नाथ जी, जल्दी से आपके पास आते हो, हालांकि मैं आपका जवाब जानती हूँ, मैं इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर कि भाई आप उसके कहीं ना कहीं आप चाहती हैं कि ये ना हटे, लेकिन फिर भी आपने क्योंकि पैनल को सुना, एक्सपर्ट्स को सुना, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर कुछ बदलाव की उम्मीद लेकर आएंगे अगर जीतते हैं तो? पूर्णिमा नाथ। देखिए, जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है बेसिकली इट वाज क्रिएटेड बिकॉज छोटे जो स्टेट्स है जिसमें आबादी कम है वो उनका आवाज ना चले जाए, राइट? सो ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक ओके कैलिफोर्निया कैन डिक्टेट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यूनाइटेड स्टेट्स। और विस्कॉन्सिन जो छोटे से स्टेट है, 5-6 मिलियन पॉपुलेशन है, डबल द पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा. It also has massive voice because of the electoral college. So obviously it's complicated, but मेरे ख्याल से डिस्कशन तो होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है in terms of today's लैंडस्केप डिस्कशन हो सकता है। बट अभी जो सिचुएशन है, हम ये भी नहीं चाहते कि बड़े जो स्टेट्स है हमें डिक्टेट करे और छोटे जो रोड आइलैंड्स है, मेन है, उनमें उनकी बात कोई सुने ना। तो एज ए कंट्री आई थिंक वी शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट पर्टिकुलरली, बट व्हेन वी कम डाउन टू द फैक्ट, ये एक अच्छी पहल है पूर्णिमा जी, एक अच्छी पहल है जब आप ये कहती है कि इस पर कम से कम बातचीत होनी चाहिए। और बातचीत अगर लगता है कि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है या कुछ लोग चाहते हैं कि ये ना रहे, तो ऐसे में एक डायलॉग एक अच्छा तरीका हो सकता है चीजों को आगे ले जाने का। तीसरा जिस पर मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो ये सवाल था कि क्या सबसे पुराने लोकतंत्र को भी डर लगता है? ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अमेरिका में चुनाव के नतीजे आने से पहले वहां पर व्हाइट हाउस के आसपास लोग अपनी दुकानों के आगे जालियां लगा रहे हैं, उनको कवर दे रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं। और ऐसा इसीलिए कि कई साल 2020 की तरह चुनावों के बाद एक बार फिर से हिंसा न भड़के। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर पावर ट्रांजिशन इतना स्मूथ नहीं है। अब देखिए, हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते ही रहते हैं, करोड़ों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन कभी भी चुनावों के बाद इस तरीके की हिंसा नहीं हुई है। आलम साहब, आप ही के साथ इसी पॉइंट पर मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि सबसे बड़ी सुपर पावर अपने आप को अमेरिका कहता है
और अमेरिका को डर लगने लगा है चुनावी नतीजों के बाद किसी तरीके की हिंसा का? देखिए, वो डर इस वजह से लग रहा है पूर्णिमा जी, अगर आप ये देखें 2021 में क्या हुआ था, कैपिटल हिल्स पे किस तरीके से हुआ था और पूरे यूएसए की किस तरीके से बदनामी हुई थी। उसके अलावा आप ये भी देखें कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, और ये भी बोला जा रहा है कि उन्होंने तो अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो पूरी एक लॉयर्स की एक टीम तैयार की हुई है कि उसको हम जो है इसको चैलेंज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं, अच्छा देखिए एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि डर वहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार जो है वो डर रहा है किसी की साइड लेते हुए कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो अंदर ही अंदर एक पेपर तो शायद ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट न तय करने लगे, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई और न्यूज़पेपर वहाँ का कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं तय करना पड़े। तो वो देखिए वो पूर्णिमा जी इस वजह से हो रहा है कि अगर आप देखें तो हमारे शुरू में जो जर्नलिस्ट थे वो क्या बोल रहे थे कि किस तरीके की लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की गई है, कितनी लो लैंग्वेज यूज़ की गई है और थ्रेट किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जो लोगों का 1921 जो है 2021 का जो लोगों का जो है अपना एक्सपीरियंस था, उसको देखते हुए वाकई में कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में ये डर और खौफ तो है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। जी ठीक है, देवलांकर साहब, सबसे बड़े लोकतंत्र को भी डर लगने लगा है। यही तो है कि ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो यहाँ से दर्शाते हैं। अब देखिएगा, वो क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेसी का जो उगम हुआ हमारे तरफ से हुआ है, वो क्लेम करते हैं मानव अधिकार का उगम हमारे तरफ से हुआ है। तो 10 दिसंबर को 1949 को जो डिक्लेरेशन हुआ था वो हमारी देन है, फंडामेंटल राइट हमारी देन है। ये जो अमेरिका क्लेम करती है वो क्लेम को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट उनका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर करता है। और जहां तक देखिएगा, हर इलेक्शन कोर्ट में जाके तय हो रहा है, कोर्ट में कई सारे इलेक्शन जा रहे हैं, उसके बाद में ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और देखिएगा किस तरह का पोलराइजेशन वहां पर, ध्रुवीकरण वहां पर अमेरिकन सोसाइटी में हुआ है। इस बात की तरफ मैं आपका तवज्जो लेके जाऊंगा कि अमेरिका में और भी 40% ऐसे लोग हैं जो काउ बेल्ट में रहते हैं, जो काफी कंजर्वेटिव है, और वो एक ट्रेडिशनल कॉलोनियल माइंडसेट में है कि भाई अमेरिका ग्रेट है, अमेरिका सब पे राज करेगा। अमेरिका का जो क्रिएशन है वो वायलेंस में हुआ है। अमेरिका पैदा कैसे हुआ? अमेरिका पैदा वायलेंस करके अमेरिका पैदा हुआ है, नेटिव उसको खलास करके अमेरिका पैदा हुआ है। उसके बाद में जहां जहां हमें टक्कर मिलेगी, जहां जहां हमें चैलेंज मिलेगा, उसको हमको खत्म कर देंगे। फिर वो इराक हो, अफगान हो, एक आदमी को पकड़ने के लिए हम हजारों लोगों को खत्म कर देंगे। ये उनकी मेंटालिटी है। उस मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करने वाला काउ बेल्ट है, और इस काउ बेल्ट को जॉर्ज बुश ने पहली बार अपील किया था, जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस है, और वही जॉर्ज बुश को जीतने के लिए सबसे ज्यादा आगे आए थे। देखिएगा, जो रिलीजन जिस तरह से रिलीजियस साइटेशन दे के प्रेसिडेंट को आना पड़ता है, बराक ओबामा ने इंशाअल्लाह करके वर्ड यूज किया था, और मुस्लिमों के वोट वहां पर लिए थे। जॉर्ज बुश ने पैलेस्टाइन का जिक्र किया था, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुओं का जिक्र करना पड़ रहा है। ये डेमोक्रेसी रिलीजियस लाइन पे जा रही है। तो कहते हैं कि भाई रिलीजियस फ्रीडम की बारे में बात करते हैं, सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन इसमें नीरज जी, ठीक है, नीरज जी भी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। नीरज जी, थोड़ा सा क्विकली चाहूंगी आप इसमें ऐड ऑन करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है, ये आपके पैनल पे जो दूसरे स्पीकर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से काफी एक्सप्लेन कर दिया है। जी सर। अब अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि ये इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है इसका रिफॉर्म हो सकता है कि नहीं, या इसके रिफॉर्म के बारे में बातचीत चल रही है या नहीं, तो मेरा जवाब ये हुआ कि नहीं, इस कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज के सिस्टम का रिफॉर्म कोई भी सीरियसली डिबेट या डिस्कस नहीं कर रहा है। रिपब्लिकन्स भी नहीं कर रहे हैं और डेमोक्रेट्स भी नहीं कर रहे हैं। और आने वाले समय में, फ्यूचर में, इस इलेक्शन में तो खैर है ही, लेकिन जो आने वाले इलेक्शंस होंगे उसमें भी ये इलेक्टोरल कॉलेज का ही सिस्टम यूज किया जाएगा। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पिछले 10 सालों में अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है और इलेक्टोरल सिस्टम है वो बहुत डिसफंक्शनल हो गया है। मतलब एकदम मारपीट पर लोग उतर आते हैं, शांतिपूर्वक ट्रांसफर ऑफ पावर जैसा आप इंडिया में देखती हैं, जी सर,
वो कितना यहाँ नहीं शांति हो रहा तरीके है। से, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर बहुत शांति तरीके से होता है, लेकिन वहां यहाँ पर पर वैसे नहीं सुप्रीम हुआ कोर्ट सर। की तरफ बिल्कुल लोग- बिल्कुल, इससे पहले भी यहाँ पर सुप्रीम लोग कोर्ट को ये- इंटरवेन करना पड़ा, फिर कैपिटल हिल हिंसा वाला केस भी हमने देखा। हाँ। आलम साहब आप इसमें जोड़ना हाँ। चाह रहे हैं, लेकिन बस मैं एक और पर्सपेक्टिव जोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं बस समय एकदम मेरा खत्म हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वहां पर तनाव जो चल रहा है उस पर नतीजों का क्या कोई असर पड़ेगा। और इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं क्लब कर देती हूँ, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी क्या इस नतीजे का कोई असर पड़ेगा? दोनों को जोड़ते हुए क्विकली सर आलम साहब। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। चाहेंगे भी, वो चाहते हैं, वो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भाई कोई भी जो है फौजी जो है यूएसए का बाहर न जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इजराइल को रोकने के लिए उनको कितना खर्चा करना पड़ रहा है। नहीं, वो सब तो अगेंस्ट है डोनाल्ड ट्रम्प के, वैसे भी मिलिट्री जो एक्स रहे हैं, बड़े बड़े और ऑफिसर्स रहे हैं। देखिए, जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, तो मैं तो यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि यूएसए को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा। जिस तरीके से रशिया को आइसोलेट किया गया है, तो रशिया क्या कर रहा है? रशिया, चाइना, आपका ईरान, उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया, टर्की, ये पूरा एक अलग ब्लॉक बनाने की बात कर रहे हैं। इवन ये तक बात हो रही है कि इसको ये जो डॉलर की जगह जो है दूसरी करेंसी लाई जाए। और एक चीज़ और हम ना भूलें कि वर्ल्ड में हम देख रहे हैं फूड प्राइसेस कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसकी मेन वजह यही है कि आपका जो यूक्रेन तो मेन नहीं, और सबसे बड़ी बात, यूएस खुद इस इन्फ्लेशन से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है। देवलांकर सर, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस पर एक 30 सेकंड्स का सर आपको टाइम दे पाऊंगी। रूस यूक्रेन मिडिल ईस्ट के क्राइसिस पर, उन पर नतीजों का क्या कोई इंपैक्ट? जरूर। इसमें देखिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म चल रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी इन्वॉल्वमेंट, यूएस इन्वॉल्वमेंट किसी भी मेजर कन्फ्लिक्ट में नहीं हुई थी, और कोई भी मेजर कन्फ्लिक्ट वहां हुआ नहीं था। जब पहली बार रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तब भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, और जब रशिया ने सेकंड टाइम यूक्रेन पे अटैक किया, तब भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। इस बात को आपको तवज्जो देना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट का है और बर्डन शेयरिंग का है। डोनाल्ड ट्रंप तो 2018 में यहां तक चले गए थे कि नाटो से भी विड्रॉ कर देंगे अगर नाटो के सारे मेंबर कंट्री 1% जीडीपी अपना डिफेंस पे अगर खर्चा नहीं करते हैं। वो बर्डन शेयरिंग की बात करते हैं। तो मुझे ये लोगों को लगता है कि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर कोई मिसाइल दाग देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर इंटरवेंशन हो जाए। यूक्रेन रशिया के बारे में भी जो अभी बात की थी हमारे को पैनलिस्ट ने, कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए और जो पूरी तरह से फ्यूटाइल हो गए हैं, वो यूजलेस है। लेकिन जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का अभी तक देखने को मिला है वॉर की सिचुएशंस में, हो सकता है कि उससे काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ करें अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। एक अंतिम जल्दी से सवाल पूर्णिमा जी आपसे लेते हुए, प्रवासी या अबॉर्शन, आपको लगता है कौन सा मुद्दा ज्यादा इंपैक्टफुल आपको ग्राउंड पर नजर आ रहा है? For people like us who's Indian American, we obviously want a US-India relationship which is based on trust, not a punitive measurement में नहीं जाए. That's what I actually am advocating for. जैसे इंडिया की रिलेशन था US के साथ, हमेशा से गड़बड़ी हमारी थी, और it was always based on अमेरिका जो कहेंगे हम लोग टो करेंगे लाइंस, बट एट द सेम टाइम अभी चेंजेस हुआ है। रशिया से इधर क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, इंडिया बात सुन नहीं रहे अमेरिका की, एंड दैट्स प्रोबेबली व्हाई कनाडा इंडिया रिलेशन हैज गॉन हेयरवेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से ट्रम्प जीतेंगे, इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर अमेरिकन सिटीजन्स बट फॉर वर्ल्ड पीस एज वेल। और जो उन्होंने खुद कहा है कि ये वो जो युद्ध वगैरह सब बंद कर देंगे डे वन में, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, बिकॉज एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम ए punitive perspective, is coming from the strength, saying that देखो ये this is not the time for war for any country। और मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यूक्रेन और रशिया की ये, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि भारत भी लगातार यही कहता रहा है कि भाई युद्ध का समय नहीं है, ये एक साथ आगे बढ़ने का समय, युद्ध को किनारे रखिए।